नमस्कार, यूपी डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। घोसी उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी अलर्ट मोड में आ गई है और यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए नए सिरे से रणनीति पर मंथन किया। साथ ही ओबीसी मतदाताओं को साथ जोड़े रखने की रणनीति पर भी काम कर रही है। ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने बाइक रैली और सोशल मीडिया पर अभियान शुरू करने के साथ ही ओबीसी महाकुंभ तक का आयोजन करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में 20,000 युवाओं की टीम ओबीसी वर्ग के युवाओं तक बीजेपी की नीतियों और सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के काम कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी से ओबीसी वोट बैंक को दूर करने के लिए विपक्ष ने जातीय जनगणना की मांग उठा रखी है। देश में 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। इससे पहले ओबीसी वोट पर नजर गड़ाए विपक्षी जाति जनगणना की मांग को लेकर बीजेपी पर दबाव बना रहा है। बीजेपी ने भी विपक्ष की मांग पर करारा पलटवार किया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट वितरण में 29% ओबीसी वर्ग को प्रमुखता देकर विपक्ष के धार को कुंद करने का प्रयास किया है। टिकट की सूची में बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस रणनीति पर काम करेगी। देश भर में बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार उतारे जाएंगे और बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट भी दिया जाएगा। बीजेपी को इस बात का आभास है कि अगर केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनानी है तो ओबीसी और महिला वर्ग को साधना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने दावा किया है कि अंत्योदय तक विकास पहुंचाना हमारा पहला लक्ष्य है। 22 से ही चुनाव की तैयारी जिस तरीके से करे मिशन 80 को लेके उत्तर प्रदेश में इसी को लेकर आपने देखा होगा कि 2022 में भी जो पार्टी ने मंत्रियों का जो चयन किया तो उसमें बिल्कुल साफ झलक रहा था कि उत्तर प्रदेश में सभी जाति को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चले। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ पर महिला बिल के खिलाफ जब इन्होंने ओबीसी की बात की तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी सजग हो गई और उसने जो पूरी तरीके से ओबीसी समाज को लेकर आने वाले सभी चुनाव में 30% से ज़्यादा जो टिकट देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रमुख प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी अपने ही अंदाज में बीजेपी पर निशाना साध रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि टिकट देने और मंत्री बना देने से पिछड़ा वर्ग का विकास नहीं होता है। पिछड़े वर्ग का विकास करना है तो केंद्र सरकार जातिवार जनगणना कराए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहती। महिलाओं को आरक्षण में भी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि टिकट दे देने से और मंत्री बना देने से बैकवर्डों का उद्धार हो जाएगा। जब हम विपक्ष के रूप में ये डिमांड करते हैं कि जातिगत जनगणना करा दी जाए, जिसको केंद्र सरकार सिरे से लोकसभा में मना कर देती है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, क्या ये बैकवर्डों के उद्धार के लिए किया जा रहा है? जब हम कहते हैं कि महिलाओं का प्राविधान, महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं का प्राविधान किया जाए, उनको भी कैटेगराइज किया जाए, उसमें आरक्षण की बात रखी जाए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट 50% से अधिक है। 2014 से ओबीसी मतदाता बीजेपी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। यही कारण है कि 2019 में सपा, बसपा और रालोद गठबंधन के बावजूद बीजेपी 80 में से 62 सीटें जीतने में सफल रही। अब देखना यह है कि जातिगत जनगणना के आधार पर ओबीसी वोटों को अपनी ओर करने के फिराक में लगा विपक्ष 2023 के चुनाव में सफल हो पाता है या ओबीसी वर्ग बीजेपी पर ही अपना भरोसा बनाए रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो ओबीसी वोट बैंक और ओबीसी राजनीति किस तरह से देश को एक नई दिशा देने जा रही है और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से अपना नैरेटिव रख रही हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हैं और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज में। अभिमन्यु जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, एक लंबे समय तक ओबीसी जो है कांग्रेस का बड़ा सपोर्टर रहा है, बड़ा वोट बैंक रहा है, लेकिन 1996 के बाद से धीरे धीरे बीजेपी ने इसमें इनरोड बनाना शुरू किया। अगर मैं आपको 1996 की याद दिलाऊं तो उस समय अगर देखें तो बीजेपी के पास
जो रसूखदार ओबीसी जातियां हैं उनमें से 22% का ही सपोर्ट था और कमजोर गैर रसूखदार ओबीसी वोटर्स में से 17% बीजेपी के पास थे। लेकिन ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 40 और 48% तक पहुंच जाता है 2019 में, और इसमें आप अगर देखें तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ा है। कैसे आप इसका मुकाबला करने की सोच रहे हैं? अबे जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जी सत्ता लोलुप नीति के तहत काम करती है, राजनीतिक गुणाभाग के हिसाब से काम करती है। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब रही, आपने भी बताया कांग्रेस की सरकार के दौरान ये बातें हुई, तो मैं कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि 1989 तक जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। चाहे मेरठ का बुनकर उद्योग हो, मेरठ का बैंड बाजा उद्योग हो, सहारनपुर का लकड़ी फर्नीचर उद्योग हो, मुरादाबाद का पीतल उद्योग हो, कन्नौज का इत्र उद्योग हो, फिरोजाबाद का कांच उद्योग हो, बनारस का बुनकर उद्योग हो, लखनऊ का चिकनकारी उद्योग हो, तो ये तमाम ये जो उद्योग है, चाहे कानपुर आगरा का चमड़ा उद्योग हो, ये सारे जो तमाम उद्योग है, ये पिछड़े और दलितों की रोजी रोटी के उद्योग है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने इनको स्वावलंबन और इनके लिए नीतियां बनाई, और उन नीतियों का ये लाभ मिला कि जब मंडल की जब सिफारिश लागू हुई तो इन जातियों ने आगे बढ़कर अपने हकूक हासिल किया। पहली बात। दूसरी बात, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग तरीके की नीतियां जो बनाई, उसका लाभ ये हुआ कि वो आर्थिक तौर पर भी मजबूत हुए और सामाजिक तौर पर भी उनका मान सम्मान आगे बढ़ गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सत्ता पाने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए ओबीसी का और अन्य समूहों का, चाहे दलित हो चाहे आगड़े हो, उनका लाभ लेने की जिस तरह से बंटवारा करके कोशिश की है हमेशा से, वो अब आगे नहीं चलने वाली है। अगर सचमुच का आज मुद्दा है, जो जनता का मुद्दा है, वो रोटी का है, और रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मोदी जी खुले मन से कहते हैं 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है कि जो गरीबी रेखा से जो ऊपर ले जाने का काम मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, 28 करोड़ लोगों को रिकॉर्ड ऊपर ले गए थे। इनके पास ऐसी कोई नीति नहीं है कि लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम करे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी भी लगातार जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं किस तरह से केंद्र सरकार में जो सचिव है, वो 90 सचिवों में महज 3 सचिव ओबीसी समाज से आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ओबीसी की जातिगत जो जनगणना की मांग हो रही है, वो जातिगत जनगणना इसलिए होनी बेहद जरूरी है क्योंकि जो समाज पिछले 75-76 वर्षों से पिछड़ रहे हैं और अधिक जिस तरह से गति के साथ आज समाज और दुनिया आगे चल रही है, तो ऐसे दौर में उनको मुख्य धारा में लाने का काम, वो नीतियां किस तरह से बनेगी, जब तक हमको पता ही नहीं होगा कि कौन से समाज, कौन सा तबका, कौन सा वर्ग। बिल्कुल, इसीलिए आप जातीय जनगणना का स्ट्रांगली सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अभिमन्यु जी, जो समस्या ये है कि कहीं ना कहीं आप इस नैरेटिव को वोटर के दिमाग में डालने में चूक रहे हैं। 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आपके पास आते हैं, और बीजेपी की बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान अकेले ओबीसी चेहरा आज की तारीख में मुख्यमंत्रियों में। इसके बावजूद कांग्रेस उसका लाभ नहीं ले पा रही है। अभी अगर आने वाले विधानसभा चुनावों की बात करें तो आपको इसका कहीं नुकसान तो नहीं उठाना पड़ जाएगा अलग अलग राज्यों में? देखिए, हम चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कर्नाटक हो, तो कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री वो खुद ओबीसी समाज से हैं जी। और मैं एक और बात कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सर्वहारा की पार्टी रही है, कमजोर वर्ग की पार्टी रही है, पिछड़ों की, दलितों की, किसानों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यक की। चलिए, इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश भी कर रहे हैं अभिमन्यु जी कि इतना कुछ होने के बावजूद ओबीसी वोटर जो है वो उस तरह से खुलकर कम से कम लोकसभा में क्यों साथ नहीं दे पा रहा है कांग्रेस का, और कैसे बीजेपी उसमें इनरोड बना रही है। इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता देशबंधु दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं। दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। मैं आपके आने के पहले इसी बात की चर्चा कर रहा था कि 1996 में लोकसभा चुनावों की बात मैं कर रहा हूं, जो ओबीसी वोट बैंक है उसमें से जो रसूखदार ओबीसी है वो केवल 22% आपके साथ थे, और गैर रसूखदार या थोड़े कमजोर वर्ग जो ओबीसी के हैं उनका केवल 17% आपके साथ था। लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ा। 2014 में ये 30% और 43% हो गया, और 2019 तक आते आते आपने अपनी पकड़ और मजबूत की। 40%, 40% रसूखदार ओबीसी और 48% गैर रसूखदार ओबीसी। एक तरह से देखें तो ये आंकड़ा जो है अलग अलग राज्यों में ओबीसी जनसंख्या के बराबर का आंकड़ा होता है, वहां आपने अपनी पकड़ बना ली।
तो क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष की तरफ से जातीय जनगणना या ओबीसी वोटों के ध्रुवीकरण का कार्ड खेला जा रहा है, उसके मुकाबले ओबीसी आपके साथ ज्यादा मजबूती से है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आज आ रही है, प्लीज। नहीं, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद एशियन टीम के सभी दर्शकों को। दरमियान थोड़ा देर से जुड़ा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जी देखिए, जैसा कि आपने सवाल उठाया, जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हमेशा सभी सबका साथ सबका विकास का नारा जो दिया था, उसी समावेशी विचारधारा से हम आगे प्रेषित होते हैं। चाहे ओबीसी का कार्ड हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण हो, हमने कभी भी आंखों से जात पात से, देखिए अब 21वीं सदी का भारत है, और अगर आज भी हम जात पात का कार्ड खेलेंगे तो यह जो है भारत के साथ गलत होगा। अब हम विश्व गुरु की धरोहर में भारत का सभी जाति पंथ के नाम पे, और जहां तक वर्गों का आप समावेश देख लीजिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भी ओबीसी जाति से हैं, हमारे ज्यादातर ओबीसी सांसद हैं अति पिछड़ा वर्ग में। अभी आपने देखा जी 30 साल से पुराना बिल, इसका तो कभी भी 74 साल में कांग्रेस पार्टी और राज्यसभा में पारित कराने के बाद भी लोकसभा में केवल अपनी सरकार के जाने के डर से कभी पास नहीं कर पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री के ये जीवटता का प्रमाण है कि हमने 50% जो नारी शक्ति, जो माता और बहनें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जाती हैं, उनको भी हमने देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित करके उनको भी उचित स्थान दिया। और आगेगा सवाल के नाम पर जो देश तोड़ने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस और विपक्षी दल कर रहे हैं, वो कभी होगा। देखिए, अब 21वीं सदी का भारत विकास का भारत है। आपने देखा चंद्रयान 2 पर हम जा रहे हैं, विश्व के बड़े से बड़े देश, अभी आपने देखा समिट हुई, उसमें भारत की ओर निगाह। चलिए, भारत के राष्ट्रीय गौरव की बात तो हर प्लेटफॉर्म से होती है। मैं तो आज इस प्लेटफॉर्म से जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से राजनीतिक गुणा जो भाग है उसी पर चर्चा कर रहा था। आप बने रहे हैं देशबंधु जी। कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। कपीश जी, जो जिस पर्टिकुलर मुद्दे पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं, ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़, बीजेपी ने अभी, अगर मैं जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनके जो अब तक 3 राज्यों की लिस्ट जारी हुई उस पर नजर डालता हूं तो पाता हूं कि बीजेपी ने बहुत चतुराई से जो जातीय जनगणना और महिलाओं में ओबीसी आरक्षण की मांग विपक्ष की तरफ से उठ रही है, उसकी काट के तौर पर ओबीसी नेताओं को बड़ी संख्या में टिकट दिया है। मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो अब तक जो 85 नाम घोषित किए गए हैं उसमें 29 ओबीसी मैदान में उतारे गए हैं, और जो 5 सीटें रह गई उस पर भी चर्चा है कि 2-3 और कम से कम ओबीसी नेताओं को उतारा जाएगा। तो अगर 27-28 लीडर्स ओबीसी वर्ग से उतारे जा रहे हैं तो समझिए कि तकरीबन 1/3 तो उसने ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व दे दिया है। ऐसे मध्य प्रदेश की बात करूं तो 29% पार्टिसिपेंट्स अब भी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी वर्ग से आ रहे हैं, 136 में से 40 तकरीबन। राजस्थान में भी बीजेपी का फोकस बहुत क्लियर है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने वनमैनशिप में या वन स्टेप अहेड की पॉलिसी में आपकी जो जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश है, या ओबीसी वर्ग के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए जो आपकी पार्टी की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रयास हो रहा है, उसकी काट पहले ही ढूंढ ली है? देखिए अभय जी, ये कोई काट नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ जी, टिकटों के बंटवारे को लेकर के आप पिछड़ों और दलितों के अपलिफ्टमेंट से नहीं जोड़ सकते। मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज को? जी, क्योंकि टीम इंडिया का जो मोटिव है वो पीडीए है, और पीडीए के अंदर विकास तब हो सकता है जब जातीय जनगणना हो, और जब जातीय जनगणना होगी उसमें सबकी गिनती हो जाएगी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आर्टिकल 16 दिया है अपलिफ्टमेंट करने के लिए, आरक्षण की जो व्यवस्था की है, इसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाएगी, हर समाज के अंदर अपलिफ्टमेंट पहुंच जाएगा। और 1935 की आप जातीय जनगणना के उसको देख करके आप आज की गणना तो नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से पिछड़ा विरोधी चेहरा सामने है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी
जी। एक पिछड़े समाज से तथाकथित रूप से कहते हैं कि वो आते हैं। मैं इसलिए तथाकथित कह रहा हूँ क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में घोषित किया। तो इस बात को आप सोचिए कि उन्होंने तो पिछड़ों का ही तो हक मारा था, असली पिछड़े तो वो है नहीं, वो तो 2004 तक अगड़ों में उनकी गिनती थी। उसी तरीके से अगर ये वाकई पिछड़े होते तो जातीय जनगणना के लिए तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री खड़ा हो जाते आगे आके कि नहीं साहब बिल्कुल होना चाहिए। 1935 में हुआ था, 2012 के अंदर जो हुआ उस पर उन्होंने रोहिणी कमीशन का गठन कर दिया। रोहिणी कमीशन ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और अब जो गणना सामने आई है उसको प्रकाश में नहीं ला रहे। तो रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन सरकार क्यों नहीं उजागर कर रही? उसे किस चीज का खतरा? अगर वाकई आप ओबीसी की दलित की अपलिफ्टमेंट चाहते हैं तो जातीय जनगणना कर दीजिए। 4 लोगों को टिकट दे देने से और विधायक बनाने से आपका दलितों का ओबीसी का कल्याण नहीं होने वाला। ये तो सभी लोग सोच रहे हैं और सभी जान रहे हैं। जब तक कि प्रत्येक घर के अंदर जहां खुशहाली नहीं पहुंची है, नहीं पहुंचेगी, उनके बच्चों को रोजगार में हम मजबूत नहीं करेंगे, उनके बच्चों को हम शिक्षा में आरक्षण देके मजबूत नहीं करेंगे, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। हाँ, चंद चुनिंदे टिकट दे करके आप किसी एक व्यक्ति का कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से पूरा समाज अपलिफ्ट नहीं होता, क्योंकि वो नीतियां आपकी उसके विरुद्ध है। अब मैं हल्का सा आपको परिचय दे दूं। 69,000 शिक्षक की भर्ती जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली थी और उसकी भर्ती हुई। उस भर्ती में महज ओबीसी समाज को केवल 4% का आरक्षण दिया गया, जबकि घोषित आरक्षण तो 27% का है। अब जब पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये जस्टिस नहीं है, तो उनको ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने पद से हटा दिया और कहने के लिए कहते कि ओबीसी क्या जो हमने आयोग बनाया उसको संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अरे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक दर्जा देने को कूड़े में डालिए। क्या मतलब है संवैधानिक दर्जा देने? जब आपका आयोग और का अध्यक्ष कह रहा है कि 27% आरक्षण के लिए आप 4% क्यों कर रहे हैं, ये अन्याय हो रहा है पिछड़ों के साथ, तो आप उनको हटा दे रहे हैं। तो चलिए इसका जवाब लेते हैं। मुझे लगता है कि देशबंधु जी को इसका जवाब देना चाहिए। देशबंधु जी, एक तरफ आप पिछड़ों का एक बड़ा सम्मेलन अनुसूचित जाति का कराने जा रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग संभागों में इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ ये अन्याय क्यों? अगर 27% आरक्षण की डिमांड है और उसी आयोग का अध्यक्ष कह रहा है, तो वैसी स्थिति में उस पर क्यों प्रतिक्रिया इस तरह की? नहीं, देखिए अभय जी इन्होंने जो बात कही, सबसे पहले तो मैं उत्तर दे दूं। वो समय आपको भी याद होगा अभय जी, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार रहे हैं। इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष बर्खास्त किया गया। 74 साल के इतिहास में किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हुआ। आपने बताया 84 पदों पर जो भर्ती हुई एसडीएम की, उसमें 76 पद जो है यादवों को भर्ती किए गए। ये कौन से जातिवाद का आरक्षण कर रहे हैं? हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका। आप चाहे सांसद की लिस्ट उठा के देख लीजिए, चाहे अभी 5 राज्यों में किन्हीं भी राज्यों को उठा के देख लीजिए, हमेशा वो जमाना दूर गया जब सारे थाने यादव चलाते थे। अब आप बिहार के संदर्भ में देख लीजिए, जातिगत जनगणना का आंकड़े प्रस्तुत करने के बाद वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं फंस गए हैं। सबसे ज्यादा विभाग वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास है। बता दीजिए कितने मुस्लिमों को उन्होंने वहां पे हिस्सेदारी दी, कितने वहां पे अति पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं। और रही बात है, आप चाहे केंद्र के नेतृत्व की सरकार देख लीजिए, चाहे मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, यहाँ का लोग भी देख लीजिए, यहाँ के 29% से ज्यादा विधायक जो है ओबीसी से हैं। सांसद की बात कर लीजिए, वहां भी 27% आरक्षण का जो फार्मूला है उससे ज्यादा ही सांसद राज्यसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के हैं। देखिए अब जातिवाद के नाम पर अगर सबसे अगली हिस्सेदारी जाति के नाम पर केवल वोट की राजनीति ये लोग करते आए हैं। कभी इन्होंने, अगर ये मुख्यमंत्री हैं तो आप बता दीजिए कांग्रेस पार्टी, और मैं सपा से कह देता हूं समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे आजम खान जी, आज तो उनकी हालत तो देखी नहीं जाती। आप कह दीजिए कि कोई मुस्लिम समाज का मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे। और तो और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आप कह दीजिए 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे।
देखिए इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, ऐसा वो चलिए, नहीं आपने चूंकि कहेंगे। सवाल कांग्रेस से उठाया है तो मैं एक बार समझता हूं कि एक बार जवाब बनता है अभिमन्यु जी का। अभिमन्यु जी, देश का लंबे समय तक आपकी पार्टी ने नेतृत्व किया है, तो निश्चित तौर पर अगर कोई वर्ग पिछड़ा रह गया है या उसका समुचित विकास नहीं हो पाया है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पार्टी की बनती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर हर मंच से राहुल जी उनके कल्याण की बात करते हैं, उनको उनका अधिकार, वाजिब अधिकार देने की बात करते हैं, तो भविष्य में ये जिम्मेदारी भी आपकी होगी। जो विपक्ष बीजेपी की तरफ से आरोप आ रहा है उसके जवाब में कि अभय जी, पहले मैं जो हमारे भाई हैं दीक्षित जी, उनको क्लियर कर देना चाहता हूं जी कि जो बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई वो एक तरीके का सर्वे है, और वो जातिगत है, धार्मिक नहीं है। अगर आप मुस्लिमों में भी जातियां देखेंगे तो जो जनरल कास्ट में जो 15% बना है उसमें शेख सैयद भी हैं। तो मैं इनको कह देना चाहता हूं पूरी तैयारी के साथ बैठे, क्योंकि ये जो मंच है आपके चैनल का, तो वो उस पर लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बातों को रखेंगे तो ज्यादा लोग गंभीरता के साथ सुनेंगे। देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अपनी बात में पूरी कर लूं। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया दीक्षित जी आपको। दीक्षित जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। देशबंधु जी, मैं समझता हूं कि बारी बारी से बोले तो ही अच्छा रहेगा, वरना जनता, देखिए ये एक प्रबुद्ध मंच है और यहाँ लोग बहुत धैर्य से आपकी भी बात सुनते हैं, विपक्ष की भी सुनते हैं। यही एक अच्छा लोकतंत्र भी है। आपकी बात दोनों नेताओं ने सुनी, दोनों साथियों ने सुनी। मैं समझता हूं आप भी धैर्य से सुनिए। जी बोलें अभय जी, जब देश आजाद हुआ तो एक ओलपिन की फैक्ट्री भी देश में नहीं थी, जच्चा बच्चा की मौतें हो जाती थी। गांव में प्राइमरी स्कूल पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, गांव में सीएससी पीएससी अस्पताल पहुंचाने का काम किया। उन स्कूलों से पढ़ने वाला छात्र आईएएस बने, डीएम बने, पीसीएस बने, और देश के बाहर भी जाके जो छात्रों ने झंडा बुलंद किया वो भी आईआईटी आईएम जैसे संस्थान से पढ़ के बाहर निकले। तो एक दिन में देश का निर्माण नहीं हुआ, और देश के निर्माण के लिए जो नीतियां बनाई वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई नीतियां थी। और सबसे ज्यादा जो काम किया गया वो उस तबके के लिए किया गया कि धन्ना सेठ के बच्चे के साथ किसान का, मजदूर का बच्चा साथ बैठ के पढ़ने लगा। ये सबसे पहला काम हुआ, और ये पहला काम हुआ संविधान की, क्योंकि जो ताकत थी उस ताकत के साथ हुआ। जी जी तो वोट देने का अधिकार भी नहीं था। चलिए, एक संक्षेप में अभिमन्यु जी, चूंकि समय की कमी है तो मैं चाहता हूं संक्षेप में अपनी बात कहें और सीधे सीधे ये बताएं कि भविष्य में आप क्या करने वाले हैं। मैं संक्षेप पे खत्म कर रहा हूं। जी। चाहे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे एमएसएमई और छोटे और मंझोले उद्योगों को बढ़ावा देने की बात हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने मुख्य धारा में ले जाने का काम, दलितों को, पिछड़ों को, चलिए वंचितों को ले उम्मीद जाने करते का हैं कि भविष्य में भी आपकी ये नीतियां जारी रहेंगी। फिलहाल जो टसल है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधे सीधे इस बात को लेकर है कि ओबीसी का जो समर्थन है वो किस पार्टी को मिले। बहरहाल कपीश जी, अभिमन्यु जी और देशबंधु जी, आप तीनों इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो यूपी डिबेट में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से बीजेपी, इंडिया गठबंधन जो जातीय जनगणना की मांग करके एक किस्म से ओबीसीज को अपने पक्ष में वापस करने की कोशिश कर रहा है, उसकी काट के तौर पर ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतार कर उसको पहले ही प्रतिनिधित्व देकर उनके खिलाफ एक जवाब की भूमिका में है। किसको इसका लाभ मिलेगा, किसका साथ मिलेगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मगर आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।